Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Uday series of Indian economy and Indian financial systems. इस सीरीज में जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं बता दूं कि हम आपका जो ऑफिशियल मटेरियल है आईआईबीएफ का दैट इज द मैकमिलन बुक्स उनमें जो हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज मैकमिलन बुक के इस सीरीज के थ्रू हम कवर करेंगे आईईआईएफएस के और इसी तरह बाकी कंपोनेंट्स के भी। लेकिन हम ऑलरेडी इसमें दो मॉड्यूल्स कर चुके हैं ए एंड बी। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज मॉड्यूल सी और इसमें आपके 9 चैप्टर्स हैं इन टोटल। तो 9 चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 47 के करीब क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के सेशन में। एंड ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपने सी मॉड्यूल कर लिया है तो इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओ, बिकॉज ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इन नेचर नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टी स्टेटमेंट ज़्यादा आते हैं, केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने चैप्टर किया हुआ है ये आपको एक बेस प्रोवाइड करेंगे कि फर्स्ट लेवल ऑफ योर प्रैक्टिस इज कि आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो जो जो मॉड्यूल्स आपके होते जाते हैं आप प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि इसे आप अटेम्प्ट करो, देखो साथ साथ आंसर करके, और कहीं पर अगर नहीं पता चलता आपको तो यू गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, है ना, वट एवर एक्सप्लेनेशन आई बी गिविंग इन ब्रीफ फॉर ईच एंड एवरी एमसीक्यूज, तो सो दैट आपके कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होते रहें। तो आई होप कि इस चीज़ से आपकी प्रेपरेशन में बहुत बढ़िया मदद हो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने प्रिपेयर किए हैं। ये आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में बहुत मदद करेंगे, किस टॉपिक में से कितने डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ चेक इट आउट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, और अच्छी बात यह है कि इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम? ठीक है, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। सो हमारे पास दो तरीके के फाइनेंशियल सिस्टम है। इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है, उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन होती है, उसमें पता होता है कि अच्छा एक ये टाइप ऑफ लोग रहेंगे, एक ये सेगमेंट ऑफ लोग रहेंगे, एक ये सेगमेंट ऑफ लोग रहेंगे। एंड बाय लोग आई मीन लोग हो गया, इंडिविजुअल हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, है ना। तो इसके इंटरमीडियरीज जो है वो डिफाइंड होंगे, वो पता होगा कि कस्टमर कौन होता है, बैंक कौन होता है, अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज क्या होते हैं, किन एसेट्स की मदद से, किस तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मदद से पैसे का लेन देन हो रहा है ना। तो वो सारा कुछ यहाँ पर डिफाइंड होगा फॉर्मल में। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल में आपको पैसे की ज़रूरत है, आप वो पैसा अपने नोन से, अपने रिश्तेदारों से, किसी मनी लेंडर से, है ना, उनसे उठा रहे हो। आप किसी गांव में रहते हो, उस गांव के सरपंच से उठा लिया। तो दीज आर इनफॉर्मल वेज ऑफ केटरिंग टू योर फाइनेंशियल नीड्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑल दो इनफॉर्मल जो है सुनने में ऐसे लगता है कि रिस्की होता है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है। अगर कोई भाग जाए तो भाग जाए, है ना, रेगुलेशन नहीं है उस चीज़ की, और कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन स्टिल इनफॉर्मल में जो रिकवरी है वो हो जाती है, बिकॉज जनरली वी नो द पीपल अराउंड, है ना। फॉर्मल में भी रिकवरी हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली आपके जो लीगल उस चीज़ को पूरा करने के काफ़ी सारे आपके स्टेप्स रहते हैं, बट इनफॉर्मल में भी जो रिकवरी है वो ठीक ठाक हो जाती है। सो ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम इज बेसिकली, मेरे पास मान लो मुझे ज़रूरत है कैश की, ठीक है, मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, आपके पास एक्स्ट्रा आपने सेविंग कर रखी है 1 लाख की। तो ये 1 लाख की सेविंग को मोबिलाइज हम कैसे करेंगे, ऐसा हम क्या करेंगे, क्या चक्कर चलाएंगे कि ये पैसा आपसे उठकर मेरे तक आ जाए। ठीक है, सो पीपल हु हैव सरप्लस, उनसे उठकर इट गोज टू पीपल हु आर इन नीड ऑफ मनी, एंड एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि जिसके पास सरप्लस है हम बस ऐसे लूट पाट करके लेके जा रहे हैं, नहीं, हम एक अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं कि कल को उसको भी बेनिफिट हो, उसको भी इंटरेस्ट मिले, है ना। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो दो तरीके के होते हैं। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो मनी लेंडर इनफॉर्मल है, बिल्कुल डेफिनेटली इट इज एन इनफॉर्मल, क्योंकि मनी लेंडर क्या होते हैं, है ना, आपके लोकल, आप जहाँ पे रहते हो आसपास कोई है जो कि पैसा लेंड कर देता है,
तो इट इज़ नॉट अ वेरी, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आरबीआई उसकी ऑपरेशंस को देखने के लिए बैठा है, या सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके ऊपर बैठा है ना। तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है और रेगुलेशन नहीं है, सो इट इज़ इनफॉर्मल। म्यूचुअल फंड जो है, दिस इज फॉर्मल। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर हमें पता होता है कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है ना, स्पॉन्सर्स कौन है, ट्रस्टी कौन है, जो यूनिट होल्डर्स हैं उनका पूरा डेटा होता है। तो स्ट्रक्चर्ड वे में ये सब कुछ होता है, कलेक्शंस होती हैं, रिटर्न्स दिए जाते हैं, और इनके ऊपर सेबी बैठा है सब कुछ देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। सो म्यूचुअल फंड इज एब्सोल्युटली अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। रिलेटिव्स एंड महाजन्स अगेन दीज आर इनफॉर्मल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको करने का तरीका ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर तो आपको बिल्कुल सही आंसर पता है तो आप थोड़ा सा स्पीड में इसको आगे निकाल सकते हो एक्सप्लेनेशन को, एंड चेक कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और अगर आपको नहीं पता तो इट इज़ एडवाइजेबल कि एक्सप्लेनेशन सुनो, क्योंकि फिर कोई नई इनपुट आपको मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन वैसे भी सुनो बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में हमें कुछ रैंडम चीज़ याद रह जाती है, जिससे कि हम ऑप्शंस चॉकआउट अगर हमें करना है, अगर हम मान लो वो वाला मेथड कर रहे हैं कि ये हटा दिया, ये तो डेफिनेटली नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, है ना, तो हम कभी कभी सही आंसर पे जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो ऐसे कभी कभी इंफॉर्मेशन कुछ आपके दिमाग में रह जाएगी जो कि आपको एलिमिनेट करने, जो बहुत गलत ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करने में मदद करेगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चाहे स्पीड में देख लो, लेकिन इस पूरे को एक बार गो थ्रू जरूर करो। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम? अगेन, अब फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का कौन इसमें से पार्ट नहीं है? तो क्या बैंक्स इसका पार्ट है? एब्सोल्युटली है। बैंक्स तो सबसे कोर, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका बिल्कुल कोर पार्ट है ना, बैंक्स। एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि बैंक्स नहीं है लेकिन बैंक्स जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं अंडर सर्व्ड सेक्टर्स में। एनबीएफसीज क्या है? अंडर सर्व्ड सेक्टर्स में बैंक जैसी ही सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। सो NBFCs of course are formal financials, are part of formal financial system, और इंश्योरेंस कंपनी भी formal financial system का पार्ट है। क्या पार्ट नहीं है? एसोसिएशन। एसोसिएशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये टिपिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कॉमन इंटरेस्ट है, कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो एक साथ आ गए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ना ही इनके ऊपर एज सच कोई रेगुलेशन होती है। सो डेफिनेटली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? अब फाइनेंशियल सिस्टम का ही क्या पार्ट है यहाँ पर? अब फाइनेंशियल सिस्टम मैंने आपको बताया कि क्या है। इट इज अ फ्रेमवर्क जो कि फ्लो ऑफ फंड्स को मोबिलाइज करता है, या फ्लो ऑफ फंड्स को, या इंश्योर करता है फ्लो ऑफ फंड्स किसके पास? जिनके पास ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, वहां से उठाकर उन लोगों के पास जिनको बहुत ज़रूरत है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जिनको ज़रूरत होती है वो आइदर बिजनेसमैन या कंज्यूमर्स होते हैं, है ना। सो आइदर दे आर गोइंग टू यूज दैट मनी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, और दे आर गोइंग टू यूज द मनी टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों ही केसेस में इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। दोनों ही केसेस में जो इवेंचुअली मनी है वो फ्लो करेगा इनटू द प्रोडक्शन सेक्टर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इन तक पैसा पहुंचा जाए, और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम की मदद से। इसके तीन पार्ट्स होते हैं: फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, है ना, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है? बैंक, एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना। तो जो भी अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं वो। इंस्ट्रूमेंट, एसेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या मतलब बना एसेट एंड लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स का? बैंक जो लोन देती है वो बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए एक एसेट नहीं है। अगर बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए दिए तो क्या मैं बैंक की एसेट नहीं हूँ? क्योंकि मैं एक तो 1 लाख रिटर्न करूंगी कल को, प्लस उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करूंगी। सो आई विल बी हेल्पिंग बैंक टू अर्न मनी ऑन इट्स कैपिटल, है ना। तो 1 लाख जो है इट इज कैपिटल फॉर द बैंक, इट इज एसेट, और वो मुझे दे रही है, उस पर वो रिटर्न भी आ रहा है, तो मैं एक एसेट हूँ। इसीलिए अगर मैं पैसा नहीं दूंगी तो मेरा नाम एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। तो इस तरीके से जो लोन्स एंड एडवांसेस बैंक देते हैं, दे आर द एसेट्स। एंड ये एसेट सेगमेंट में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लोन्स, एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड्स, दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट फॉर्म में। लाइबिलिटी फॉर्म में क्या है? वो पैसा जो बैंक का नहीं है लेकिन
बैंक के पास अभी पड़ा हुआ है। तो डिपॉजिट्स जो मैं डिपॉजिट कर रही हूँ वो क्या है, वो बैंक की लाइबिलिटी है, संभाल के रखना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर एफडी आरडी कराई हुई है, लेकिन एक्चुअली में वो बैंक का पैसा नहीं है। तो ये क्या होगी, लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स होगी। बोथ कम्स अंडर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आ जाती है फाइनेंशियल मार्केट, अलग अलग तरीके की मार्केट, मनी मार्केट जहाँ पर एक साल या उससे कम के लिए आप पैसा उठा सकते हो। कैपिटल मार्केट्स जहाँ पर इक्विटीज में डील करके, डिबेंचर्स में, डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में डील करके आप पैसा उठा सकते हो, है ना। कैपिटल मार्केट हो गई, फॉरेक्स मार्केट, तो ये अलग अलग तरीके के मार्केट्स है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, प्लेटफॉर्म्स जिसमें कि पैसे का लेन देन, ये पैसे का जो फ्लो है ये इंश्योर हो सकता है, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो सकती है। तो ये सारे वर्ड्स जो अलग अलग मैं यूज कर रही हूँ, प्लीज डू रिमेंबर देम, एग्जाम में किसी भी वर्ड्स से पूछा जा सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम नाउ, ए बी सी ऑल, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो सबसे पहला बैंक कौन सा था। अब जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा है उनको पता होगा कि ये फर्स्ट जो भी हो जाता है ना, कि फर्स्ट बैंक कौन सा है, फर्स्ट डीएफआई कौन सी है, सी मॉड्यूल में फर्स्ट फर्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, फर्स्ट इज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ऑल्दो ये बाद में इट सीज्ड इट्स ऑपरेशंस, लेकिन सबसे पहला जो है वो यही था इन द ईयर 1770 बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक है, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में, ठीक है। तो कहाँ पे फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, कैलकाटा में, इन द ईयर 1770। ऑल्सो अगर पंजाब नेशनल बैंक या आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पीएनबी वाज इन 1894 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज इन 1955, 1955। और ये इंपीरियल बैंक था, उस ओरिजिनेशन स्टेट बैंक की वहां से हुई, एंड देन इट बिकेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी डेट्स आप अपने दिमाग में रखने की कोशिश करना। सो मॉड्यूल सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In which phase of development of the financial system was focus laid on development of DFIs? तो DFIs क्या होता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी ऐसा सेक्टर है, कोई भी ऐसा सेगमेंट है जहां पर मुझे लग रहा है कि पैसे की ज़रूरत है, पैसे के फ्लो की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल कमर्शियल बैंक जो हैं उस एरिया में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल देती हूँ, जो ब्रिजेस बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, पाइपलाइंस चल रही हैं, जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। अब इसमें क्या है, एक तो बहुत बड़े लेवल की फंडिंग चाहिए, है ना, ह्यूज फंडिंग रिक्वायर्ड। तो कमर्शियल बैंक्स बेचारे इतनी ज्यादा चंक ऑफ फंडिंग सिर्फ एक ही इंसान को, एक ही कंपनी को तो नहीं दे सकते, ना ही गवर्नमेंट को ऐसे एक ही उस पे दे सकते हैं। सो ह्यूज फंडिंग इज रिक्वायर्ड। रिटर्न्स आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, है ना, लॉन्ग, काफी टाइम लगता है रिटर्न्स आने में। पुल बनेगा, स्टार्ट होगा, टोल्स लगेंगे, पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट, देन समथिंग विल हैपन, है ना। तो लॉन्ग टर्म है और रिस्क भी काफी ज्यादा है, स्लो एंड रिस्की। इन सभी रीजंस की वजह से देयर इज अ नीड कि भाई एक ऐसी संस्था हो, एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस हो, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग एरियाज में बिल्कुल अपनी वो जो सर्विस है वो दे और फंडिंग प्रोवाइड कर सके। और फंडिंग के साथ सिर्फ ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ फंडिंग ही फंडिंग दे दी, नहीं, फंडिंग के साथ साथ प्रमोशनल एक्टिविटीज में मदद करना, मार्केट प्रोक्योर करने में मदद, हर तरीके की मदद करना, एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट, ये जो है डीएफआईज प्रोवाइड करते हैं। क्या ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही होते हैं, उसी के लिए बनते हैं? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम बनते हैं क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हाथ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन उसके अलावा ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी बनते हैं ये एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स के लिए भी बनते हैं, एग्जिम बैंक, है ना, और स्मॉल मीडियम के लिए सिडबी। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ डीएफआईज हैं। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी लेटेस्ट बना है दैट इज नैबफिड, ठीक है, नैबफिड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच phase of development of financial system was focus laid on setting up of development financial institutions। तो ये कौन से फेज में ये जो फोकस है इनका हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फेज 3 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। In terms of which section of the Banking Regulation Act is the business of banking defined?
ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो हर एक बैंक के ऊपर लागू होता है, जिनके ऊपर आरबीआई एक्ट लागू नहीं होता, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वहाँ पर काम करता है। इसके अलावा भी बैंकिंग रेगुलेशन के बहुत सारे प्रोविजंस, ऐसा नहीं है कि बाकी बैंक्स पर नहीं लागू होते या हर बैंक पर नहीं होते। ये रेगुलेशंस जो है मोस्टली हर बैंक पर कहीं ना कहीं लागू होते हैं। इसके कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो लागू होते हैं। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक चैप्टर है आपका मॉड्यूल सी में, जिसमें कि बीआर एक्ट एंड आरबीआई एक्ट जो है वो पूरा का पूरा बताया हुआ है ना, उसके अलग अलग सेक्शंस बताए हुए हैं। तो अप्रॉक्स 50 to 60 सेक्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसमें से कि आपको क्या सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, डीपली याद करने हैं। देखो, अगर आपके पास टाइम है तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है या आपको लगता है कि नहीं, दैट इज टू मच फॉर यू टू रिमेंबर, तो उस केस में मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आपको कि रिमेंबर द सेक्शन और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एंड सेक्शन को आप याद रख लो। अगर उसके अंदर के बहुत डिटेल फीचर्स याद नहीं भी रहते, वो ऑप्शंस देखकर याद आ जाएंगे। सिर्फ अगर आपने पढ़े भी हैं तो आपको ऑप्शंस देख के याद आ जाएंगे, लेकिन मेन जो चीज़ मेमोराइज रखनी है दैट इज द सेक्शन एंड द कॉन्सेप्ट। अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि बैंकिंग बिजनेस को डिफाइन करता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इट इज सेक्शन 5 दैट डिफाइंस द बैंकिंग बिजनेस। एक ऐसा है, देखो सेक्शन 5 के अलग अलग सब सेक्शंस हैं, राइट। सेक्शन 5 बी बात करता है डेफिनेशन की, अलग अलग सब सेक्शन में। सेक्शन सी 5 सी बात करता है कि बैंकिंग कंपनीज किसको कहते हैं। उसी प्रकार से कुछ सेक्शंस है जो बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज जो होती हैं बैंक वो करते हैं और कौन सी प्रोहिबिटेड है ना। तो ऐसे कर करके हर एक सेक्शन एक अलग चीज के बारे में दर्शाता है। तो कौन सा सेक्शन बैंकिंग की डेफिनेशन को बताता है, वो डेफिनेटली है सेक्शन 5। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। तो आरबीआई की अगर मैं बात करूं, सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और ये रेगुलेट करता है पूरी की पूरी मनी सप्लाई को, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सके और इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो सके। तो इसे एक एक्ट के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 था आपका, आरबीआई एक्ट 1934, उसके तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया एंड इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन द ईयर 1935। ये जो शुरू हुआ था, ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था, लेकिन लेटर ऑन इट वाज नेशनलाइज्ड। ठीक है, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट के एम्बिट में आया। अर्लियर इट वाज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। सो व्हेन वाज इट नेशनलाइज्ड, ये भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। सो इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। ठीक है, एंड देन इट बिकेम द एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी, जो कि करेंसी भी इशू करता है, रिजर्व्स मेंटेन करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस बनाता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन सी। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिवर्सल बैंक? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन है दैट वाज 500 करोड़। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल बैंक होता क्या है? वो बैंक जो कि हर तरीके की एक्टिविटी कर ले। सिर्फ डिपॉजिट्स लेना और लोन्स देना ही इसकी ऑपरेशनल एम्बिट में नहीं आता। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, आपके ट्रस्टीज की सुविधा प्रोवाइड करना, बैंक लॉकर, है ना। तो हर एक चीज जो कि बैंक आइडियली प्रोवाइड कर सकता है, यूनिवर्सल बैंक वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पैरा बैंकिंग सर्विसेज हर तरीके की। ठीक है, सो यूनिवर्सल बैंक इज दैट। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू कि इट वॉज 500 CR, right? It was 500 CR, but recently it has been updated, very recently in 2025 only, it has been updated to 1000 crores। ठीक है, तो आपकी किताब में ऑप्शन ही नहीं है 1000 CR वाला, तो इसीलिए आई हैव चोजन नॉट टू कीप इट हेयर, बट ऑप्शन सी 500 CR। ठीक है, लेकिन आरबीआई में कहीं पे ऑफिशियली ये चीज़ मुझे अभी तक नहीं दिखी, मुझे रिफ्लेक्ट नहीं करी आरबीआई की नोटिफिकेशन में। 500 वाली जो है वो है 2016 के करीब, आई थिंक 500 CR वाली अपडेशन आ गई थी। लेकिन ये जो 1000 वाली है, ये
नोटिफिकेशन आरबीआई की कहीं पर एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट स्टिल इट हैज़ बीन अपडेटेड टू 1000 सीआर, तो ये आप याद रख सकते हो। अगर तो आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, देखो मैं आपको एक सीधा तरीका बताती हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1000 सीआर और ऑप्शन में लिखा होता है ये, तो देन गो फॉर 1000 सीआर विदाउट अ डाउट, फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, 1000 सीआर कर दो, वो अपडेट हो गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में ही 1000 नहीं दिया हुआ, देन यू गो फॉर 500 सीआर। अगर 500 और 1000 दोनों दिया हुआ है, देन गो फॉर 1000 सीआर। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी होना चाहिए। दिस इज नॉट बी बट सी। सो आई थिंक यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन जो है ये स्किप हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया था। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी वर स्टडिंग, और इसका आंसर यहाँ पर सी ही दिया हुआ है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन का मैंने गलती से बी रिफ्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो उस पर प्लीज कंफ्यूज मत होना जिन्होंने भी ये चीज नोटिस करी, बिकॉज आई थिंक देयर वाज अ स्किप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। दोबारा से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर यूनिवर्सल बैंक? यूनिवर्सल बैंक के लिए एज आई टोल्ड यू कि ऑफिशियली जो नहीं आया वो ऐसा नहीं कि नहीं आया, देयर इज अ नोटिफिकेशन बाय आरबीआई, है ना, और 2025 की है ये, जिसमें कि ये लिमिट को इंक्रीज करने की बात नहीं करेगी, बस ये बता दिया गया कि 1000 सीआर हो गया है। ठीक है, तो इट इज सेफ टू अज्यूम, सिंस आरबीआई की अपडेशन आ गई है इस चीज में, नोटिफिकेशन आ गई है कि 1000 करोड़ जो है वो कैपिटल है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। बट स्टिल कहीं कहीं पर इसके ट्रेसेस अभी नहीं अपडेट हुए। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर तो आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर क्वेश्चन उससे पहले को कंसिडर 25 में कौन से महीने में हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट, तो अगर तो उससे पहले दिसंबर में या लेट हुआ है, तो हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको 1000 सीआर की वैल्यू ना दी हो। तो उस केस में टेंशन की बात नहीं है, अटेम्प्ट गो फॉर 500 सीआर बिकॉज दैट इज द अर्लियर लिमिट। लेकिन अगर 2000 दिसंबर के बाद, मतलब उस चीज को अपडेट कर दिया हो या क्वेश्चंस उसके बाद वाले उसमें बने हो, बिकॉज जनरली 6 महीने पहले के बनते हैं, सो उस केस में आप 1000 देना अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ये तो हो गया यूनिवर्सल बैंक की बात। अगर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक पूछा जाए, तो उसकी है 200 सीआर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। सो बी इज 200 सीआर, और स्मॉल फाइनेंस बैंक की मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट इज 200 सीआर। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर एस एफ बी, अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ यूनिवर्सल बैंक, तो उसकी कितनी हो जाएगी? अगेन 1000 सीआर। ठीक है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस दैट अ पेमेंट बैंक कैन मेंटेन? पेमेंट बैंक क्या है? पेमेंट बैंक एक तरह का डिफरेंशिएटेड बैंक है। डिफरेंशिएटेड बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होता है? वो बैंक जो कि किसी एक पर्टिकुलर तरीके की सर्विसेज केटर करता है, हर तरीके के काम नहीं करता। यूनिवर्सल बैंक तो हर तरीके के काम करता है ना, तो पेमेंट्स बैंक हर तरीके के काम नहीं करता, सिर्फ कुछ ही सेगमेंट ऑफ सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करता है। तो पेमेंट बैंक है तो वो क्या करता है? वो सिर्फ पेमेंट्स में डील करता है। ठीक है, ज्यादा क्रेडिट क्रेडिट वगैरह ये नहीं देता है ना। डिपॉजिट्स भी कुछ सीमित ही अमाउंट है जितना आप मेंटेन कर सकते हो, और एनआरआईज को डिपॉजिट भी नहीं करने देता है ना। तो क्रेडिट की लिमिट यहाँ पर, बैंक का जनरल नहीं तो काम क्या होता है? क्रेडिट देना, है ना। लेकिन डिफरेंशिएटेड बैंक्स का अलग अलग तरीके का काम होता है, और उसमें पेमेंट बैंक का काम है सिर्फ छोटी छोटी अमाउंट की जो पेमेंट्स हैं उन्हें केटर करना, ये मेन काम है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम बैलेंस पेमेंट बैंक का कितना हो सकता है एक पर्टिकुलर अकाउंट में। तो इसकी जो अपर लिमिट है दैट इज 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख तक के डिपॉजिट आप कर सकते हो, और दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू मेंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 lakhs। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट बैंक में आपको एक बता दूं, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड और प्रोवाइड लोन्स। तो बेसिक जो काम है ये वही बैंकिंग सेक्टर से अलग जाकर करते हैं। ठीक है, सिर्फ पेमेंट्स में डील करते हैं। अ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट एट एन एटीएम ऑफ कार्ड, एटीएम ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक इज कॉल्ड डैश ट्रांजेक्शन। अब दो तरीके की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, ऑन अस एंड ऑफ अस। ठीक है, ये ऑन यू ऑन मी तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, तो दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। ये पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, पेमेंट सिस्टम्स जो आपके अलग अलग हैं बैंकिंग, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो पेमेंट सिस्टम्स है ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अलग अलग तरीके के पेमेंट्स के तरीके मेंशन किए हुए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पीछे काम करती हैं।
तो हर तरीके का एनपीसीआई का मेंशन है यहाँ पर, एनएसीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम। तो ये पूरा पेमेंट सिस्टम ही, वेन एवर यू विल स्टडी दिस चैप्टर, मेक श्योर कि आप पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एटीएम ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कैटेगराइज करी जाती हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपका जो खाता है वो किस बैंक में है और एटीएम किस बैंक का है। तो अगर तो मान लो आपका खाता एसबीआई में है लेकिन आप जो एटीएम है वो पीएनबी का यूज़ कर रहे हो, तो इस केस में दे आर डिफरेंशिएटेड, है ना। तो मतलब बैंक कोई और है, खाता कोई और है। तो ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन्स तब होती हैं जब एटीएम ऑफ द सेम बैंक, ठीक है, एटीएम ऑफ द सेम बैंक इज यूज्ड एंड द सेम डेबिट कार्ड इज यूज, सेम बैंक का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इज यूज। इस केस में इट विल बी कॉल्ड ऑनस। ऑफर्स होता है जिसमें कि एटीएम तो आपने किसी और चीज का यूज किया है और आपके पास खाता किसी और चीज का था, सो दैट विल बी कॉल्ड ऑफर्स। तो यहाँ पर सेम कार्ड आउट ऑफ एन एटीएम ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक इज कॉल्ड, ए हो जाएगा ऑनर्स, ठीक है, क्योंकि आपका बैंक भी सेम है और एटीएम भी सेम ही बैंक का है। तो ऑनर्स ट्रांजेक्शन इसको हम बोलेंगे। गूगल पे इज अ व्हाट, ये टेकफिन है या फिनटेक है? देखो, नियो बैंक होता है एक तो डिजिटल बैंक जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन एक तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंकिंग की सारी थ्रू ऑनलाइन फ्रेमवर्क। अब दो और चीजें आ जाती हैं, फिनटेक एंड टेकफिन। फिनटेक में देखो फाइनेंशियल पहले आ रहा है, टेक्नोलॉजी बाद में आ रहा है। टेकफिन में टेक पहले आ रहा है, फाइनेंशियल बाद में आ रहा है ना। तो वो फाइनेंशियल कंपनीज जो कि बाद में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गई, है ना, एंड देन दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग, दोज आर कॉल्ड फिनटेक। और वो कंपनीज जो कि पहले टेक्नोलॉजिकल कंपनीज थी, है ना, आईटी वाली कंपनीज थी, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने अपना फाइनेंशियल सेक्टर में भी इंक्लूजन कर दिया, तो उन्हें हम कहते हैं टेकफिन। तो गूगल पे, गूगल क्या है? गूगल पहले एक टेक कंपनी थी, लेटर ऑन वो इस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में आई, सो इट इज अ टेकफिन, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेकफिन। पेटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? आपका फिनटेक। इन विच ईयर डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस इट्स बिजनेस? तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है ये बना था 1935 में। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, सो 1935 इज द करेक्ट आंसर हियर। In which year was RBI converted into a public entity? So I told you कि 1949 में nationalize कर दिया गया RBI को। तो इसका मतलब है पहले वो प्राइवेट बैंक था, लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इनटू पब्लिक बैंक। तो इससे एक साल पहले इट वाज कन्वर्टेड इनटू, लेट 1948 में इट कन्वर्टेड इनटू पब्लिक एंटिटी, पब्लिक एंटरप्राइज उसको बना दिया गया और नेशनलाइज कर दिया गया, ऑपरेशन स्टार्ट कर दी गई 1949। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। The Central Board of Directors of RBI is required to meet at least dash times in a year. कितनी बार RBI को अपने Central Board of Directors की मीटिंग बुलानी पड़ती है to discuss the monetary policy issues? तो इसका करेक्ट आंसर जो है that is 6 times in a year and this is minimum, ठीक है। तो 6 टाइम्स जो है इनको मिलना पड़ता है, जिसमें से कि हर क्वार्टर में एक बार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पहले के 3 महीने में या 4 महीने में आपने सारी मीटिंग्स कर ली और उसके बाद आप पूरे साल मिले ही नहीं, नहीं, हर क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर वन शुड बी देयर, ठीक है। दिस इज अ ईयर, 6 times a year, every quarter, and 4 इज द रिक्वायरमेंट फॉर कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 4 डायरेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव अपना प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में, ताकि वो सक्सेसफुली होल्ड हो सके। अगर 4 से कम लोग प्रेजेंट हैं तो उस चीज़ को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी। 6 आर द टोटल मेंबर्स। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 मेंबर्स इन टोटल होते हैं, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अंडर विच एक्ट इज आरबीआई empowered टू एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट? तो आरबीआई को अपनी सर्विसेज जो हैं सेंट्रल बैंक को तो बहुत ही ज़्यादा देनी होती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक को जब ज़रूरत है आरबीआई हैज़ टू बी देयर टू एड द फंड्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कभी कभी इनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करनी पड़ती है, अदरवाइज पॉलिसी डिसीजंस में हेल्प करना पड़ता है, और ओवरऑल जो बैंकिंग इंडस्ट्री है हर एक स्टेट में उसको तो रेगुलेट करना ही होता है। तो यहाँ पर आरबीआई को अपनी सर्विसेज सेंटर को और स्टेट को दोनों को प्रोवाइड करनी होती है, और ऐसा हमें किसने बताया? आरबीआई एक्ट ने बताया। लेकिन आरबीआई एक्ट के किस सेक्शन ने बताया, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे।
ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरा क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से सेक्शन में आरबीआई जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑफ द आरबीआई एक्ट? तो इसका आंसर आप मुझे ऑप्शन में जरूर बताओगे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. व्हेन वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेड एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स? ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका आंसर सिंपल नहीं है, इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है. 1 मार्च 66. ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन इट बिकेम इफेक्टिव. ठीक है, तो अगर कोई बोले कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर कब लागू हुआ, तो इफेक्टिवली इसका जो डेट है दैट इज सी. ठीक है, 1 मार्च 1966. लेकिन 1 अप्रैल 1965 में एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आई, और इस अमेंडमेंट के तहत बोला गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स की इंक्लूजन जो है वो करेंगे हम बीआर एक्ट में. उससे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स को ज़्यादा कुछ रेगुलेट किया जाता नहीं था. ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट आई इसका बहुत मेजर रोल है. जब आप कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ोगे तब आपको पता होगा, चलेगा. बहुत ज़रूरत थी इनको रेगुलेशन की एंड एवरीथिंग. तो ये जो अमेंडमेंट है, दिस केम इन 1965, बट इट effectively started, the applicability effectively started on 1st March 1966. Which was the first development financial institution that was set up in India? First development financial institution. इसका आंसर हो जाएगा IFCI, ऑप्शन डी. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, थोड़ी सी बुरी है मुझे पता है ना. बट IFCI इज द फर्स्ट DFI इन इंडिया. क्या ये जरूरी है? यस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये. तो फर्स्ट फर्स्ट जो भी आ जाते हैं वो एनीवे इंपॉर्टेंट है. 1948 में इट वाज द फर्स्ट DFI टू बी इस्टेब्लिश्ड, और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट ये प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को. इसके अलावा ICICI, सिडबी, IDBI, ये सारी ही आपकी जो है अलग अलग DFIs हैं. ICICI इनिशियली DFI थी, लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल बैंक. सिडबी जो है ये प्रोवाइड करता है आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंड्स. ठीक है, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है अलग अलग स्कीम्स की मदद से. एंड IDBI इज अगेन फॉर योर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उनके लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बूस्ट के लिए. इसके अलावा नबार्ड एग्रीकल्चर के लिए, ये भी एक DFI है ना. और जो सबसे लेटेस्ट आया है नेपफिड, वो. ठीक है, तो ये सारे के सारे DFIs हैं. सबकी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है यू कैन रिमेंबर, इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. सो ICICI की मैं आपको बता दूं, ICICI की इट इज 1955, IDBI की इट इज 1964, सिडबी की इट इज 1990 एंड नाबार्ड की इज 1982, and NABFID is the recent one in 2021. Which of the following would come under the category of an investing institution? तो ऐसा कौन सी इनमें से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं? ठीक है, तो वो DFI जो कि स्पेशली बेस्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जो कि इन्वेस्टिंग का काम करते हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन में बेसिकली ये काम करते हैं कि पब्लिक के फंड्स लेना और उनको अलग अलग सिक्योरिटीज में डालना, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिए, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डाल दिया, ताकि सिर्फ उनको पैसा लेंड ना करना हो, है ना, पैसा सिर्फ लेंडिंग की सुविधा प्रोवाइड नहीं करनी, उनको प्रोवाइड करना है इन्वेस्टिंग की सुविधा. तो ऐसा काम जो है यहाँ पर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो करते हैं. इट कलेक्ट्स इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, पॉलिसी होल्डर से इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और इन्हें अलग अलग सिक्योरिटीज में डालते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं और वहां से अपने रिटर्न्स जो है वो निकालते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. विद द ऑनसेट ऑफ लिबरलाइजेशन व्हाट स्ट्रक्चर वाज अडॉप्टेड बाय DFI? देखो, जब लिबरलाइजेशन हुई इन द ईयर 1990s, ठीक है, LPG रिफॉर्म्स आए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इस टाइम पर DFIs ने जो सबसे ज्यादा तरीका अपनाया, क्यों, किस चीज का तरीका अपनाया? कंपटीशन को केटर करने का.
बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया था लिबरलाइजेशन की वजह से। हर तरीके के प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स, हर एक तरीके के एरिया में फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से डीएफआईज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या अलग अलग सेगमेंट्स को सपोर्ट करने का काम करते थे, उनके लिए बहुत हैवी कंपटीशन हो गया। उस चीज़ को केटर करने के लिए इन्होंने कन्वर्जन स्टार्ट कर दी। आईसीआईसीआई और ऐसे और डीएफआईज उन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया। तो ये पूछ रहे हैं कि किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, क्या चीज़ अडॉप्ट करी। तो देवर कन्वर्टेड मोस्टली इनटू यूनिवर्सल बैंक्स। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मच इज द इनिशियल कैपिटल ऑफ आईएफसीआई? तो आईएफसीआई का इनिशियल कैपिटल कितना है? दैट इज 10 CR। ठीक है, तो ये जस्ट एक डेटा है जो आपको याद रखना है। इसमें कुछ ज्यादा हम बातचीत नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। तो 10 CR इज द इनिशियल कैपिटल ऑफ आईएफसीआई। आईएफसीआई क्या है? जो फर्स्ट डीएफआई आपकी बनी थी वो। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएफआईज had a role of counseling NRIs for their investment in India? NRIs अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छे से करें उनके लिए कौन से डीएफआई ने बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले किया? तो इट वाज आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई एनआरआईज के बड़े प्रो, इनके जो स्कीम्स हैं वो थी। इसके साथ ही एक और चीज मैं बता दूं, द फर्स्ट कंपनी और द फर्स्ट डीएफआई टू बी लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दिस वाज आईसीआईसीआई। ठीक है, फर्स्ट डीएफआई टू बी लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आप याद रख सकते हो। सो आईसीआईसीआई विल बी द करेक्ट आंसर हियर। इन विच ईयर डिड द आरबीआई इंट्रोड्यूस द लीड बैंक स्कीम? तो लीड बैंक स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस करी गई 1969 में। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 1969 में क्यों करी गई? गाडगिल कमिटी एक बिठाई गई जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बैंक्स और डेवलपमेंट एजेंसीज के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए ये बिठाई गई। तो इसी के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई कि कमर्शियल बैंक्स जो है ये लीड बैंक के नाम से जाने जाएंगे और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे डिस्ट्रिक्ट को सर्वे करने के लिए, पोटेंशियल एरियाज ऑफ बैंकिंग एंड क्रेडिट एक्सपेंशन कैसे करें उस चीज़ के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए बाकी के गवर्नमेंट एजेंसीज और बैंक्स के साथ। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्कीम कोऑर्डिनेशन को बेटर करने के लिए थी। गैडगिल जो कमेटी है उनके थ्रू ये सजेस्ट करी गई थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, 1969। The Grameen Bank model was developed in which country? Grameen Bank model, पहले तो मैं बता दूं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये दिया गया था और बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था ये, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आई थिंक बहुत ही एक 400 सम 482 नहीं सॉरी 800 समथिंग 842 रुपीस काफ़ी सारी महिलाओं को दिए इन अ ग्रुप ऑफ 5 और उनकी लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। जितनी भी उनकी उस टाइम पर पैसे की रिक्वायरमेंट थी उसको 842 या ऐसा कुछ अमाउंट था। आई कैन बी रॉन्ग विद द अमाउंट हेयर, बट 800 कुछ रुपए हर एक औरत को दिए, ग्रुप बना लिए 5-5 औरतों के। और कोलेटरल फ्री लैंडिंग इन्होंने पहली बार करी कि ग्रुप में आ जाओ और कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस करो कि भाई हम ये फंड जो है वापस डाल देंगे, है ना। इस तरीके से इन्होंने पहली बार ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो इनिशियल इनिशियल फ्रेमवर्क है जो दिया, और इसको ग्रामीण बैंक मॉडल बोला गया। एंड दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो कौन से देश में हुआ ये? बांग्लादेश में। आपको बता दूं मैं कि इसी के बेसिस पर ये जो हम कोऑपरेटिव लैंडिंग करते हैं ना, कि ग्रुप बना के लैंडिंग कर दी है ना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो करते हैं कि ग्रुप बना के लैंडिंग कर दी और वापस जो है हर कोई अपना पैसा डाल देता है जब उनका यूज हो जाता है। तो इस केस में जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट सबसे हाईएस्ट था, दैट वाज 99%। मतलब 99 लोगों ने, 100 में से 99 लोगों ने पैसा जो उठाया था वो टाइमली वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ही सहूलियत, कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं ऊपर का था इतना खतरनाक, है ना। तो इजी एक फंडिंग के लिए लोगों की, अंडर सर्व्ड सेक्टर्स की, अंडर सर्व्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन की, पुअर्स की मदद करने के लिए ये मॉडल जो है इस्टेब्लिश किया गया। और इसने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि इसके बेसिस पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खोले गए और बहुत सैकड़ों लोगों की मदद उसके थ्रू करी गई। ठीक है, तो बांग्लादेश वाज द फर्स्ट वन टू हैव दिस मॉडल।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ MFIs आर रेगुलेटेड बाय RBI? तो इसका बहुत ही सीधा साधा आंसर है NBFC। ठीक है, NBFC MFI इज द वन रेगुलेटेड बाय RBI डायरेक्टली। पहले NBFCs RBI के एम्बिट में नहीं आते थे, लेकिन लेटर ऑन RBI को ही राइट दे दिया गया कि भाई अब तुम ही ये सब कुछ देखोगे, MFIs को तुम ही देखोगे। तो इसीलिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स of financing SAGs does an NGO act as a financial intermediary? ठीक है, तो ये जो SAG है, फर्स्ट ऑफ ऑल SAG सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिसमें कि लोग एक पर्टिकुलर फंड में पैसा डालते हैं और ज़रूरत के हिसाब से निकाल लेते हैं, लेकिन पीयर गारंटी के बेसिस पर वो पैसा वापस भी डाल देते हैं। ठीक है, तो यूज़ होने के बाद रिकवरी रेट अगेन यहाँ पर अच्छा रहता है, एंड पुअर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, विमेन है ना, अंडर सर्व्ड कोई एरिया है या सेक्टर है, उनके लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये जो लिंकेज स्कीम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ लिंक करना है, ये नाबार्ड का एक इनिशिएटिव था ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की काफ़ी प्रमोशन हो सके। इसके लिए 3 मॉडल्स जो हैं हमें दिए गए। फर्स्ट मॉडल में बैंक डायरेक्टली एसएचजी को फाइनेंस करेगा। ठीक है, फर्स्ट मॉडल में बैंक विल डायरेक्टली फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप। मॉडल 2 में एनजीओज या बाकी की कोई एजेंसी एक फैसिलिटेटर का काम करेंगी, मतलब कि फंडिंग के लिए या लिंक करने के लिए एसएचजी को बैंक के साथ एक बीच की कड़ी का काम करेगी। लेकिन वो थर्ड मॉडल था जिसमें कि एनजीओ खुद एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम करेगी और जो फंडिंग है वो एसएचजी को प्रोवाइड करेगी, लेंड करेगी। तो मॉडल 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन द फेयर प्रैक्टिस कोड डेवलप्ड बाय आरबीआई? ठीक है, तो इसमें से फेयर प्रैक्टिस कोड कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि आरबीआई के द्वारा, जस्ट अ सेकेंड, या विच आरबीआई के द्वारा जो कि फॉलो करी जाती हैं। सो एनबीएफसी के द्वारा, सॉरी, एनबीएफसी के द्वारा फॉलो करी जाती हैं। तो पहला तो कि बोर्ड अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपसे माइक्रो फाइनेंस लेने आ रहा है तो उसको आप परेशान नहीं कर सकते, तंग नहीं कर सकते कोई नई चीज़ बता के, कोई नई इन्फॉर्मेशन बताकर। तो जो आपका अ, ये है फॉर्म वगैरह है वो प्रॉपरली बोर्ड अप्रूव्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। लोन एप्लीकेशन फॉर्म, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो नहीं लेना है बोरोवर से। बोरोवर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 एसएचजी। लेकिन ये हेल्प करने के लिए बने हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बोरोवर एक तरीके से इन्वेस्टिंग का काम ही शुरू कर दे, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इट हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ ओनली 1 एसएचजी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। When was chapter 3B added to the RBI Act? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर दिया ही नहीं है। सो द थिंग विद द बुक इज कि बहुत सारी जगहों पर ना ऑप्शंस नहीं, जो आंसर्स हैं वो सही नहीं दिए हुए, और कुछ कुछ जगहों पर ऑप्शंस भी नहीं दिए हुए। अपडेट हो गया मटेरियल, लेकिन ऑप्शंस में वो अपडेटेड ऑप्शन है ही नहीं आंसर के ऑप्शंस में। तो उस केस में ज़रूरी है कि हमारी इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट हो ताकि बुक के आंसर्स देखकर हम कंफ्यूज ना हो। तो ये क्वेश्चन है कि व्हेन वाज चैप्टर 3 बी एडेड टू द आरबीआई एक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 1 फेब 1964। ठीक है, 1964 वाज द ईयर जब इसे चैप्टर 3 बी को ऐड किया गया आरबीआई एक्ट में। लेकिन इसमें एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आई, बहुत ही एक मेजर अमेंडमेंट आई इन द ईयर 1997। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का ईयर नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, तो इसीलिए हम अमेंडमेंट वाले ईयर को एक टाइम पर, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है और अगर एग्जाम में भी ऐसा आ जाए तो यू विल आल्सो हैव टू डू द सेम, तो आप जो अमेंडमेंट, जो सबसे प्रोमिनेंट अमेंडमेंट आई है इस एरिया में, उसे कंसिडर कर कर चलोगे। दैट वाज इन द ईयर 1997। ठीक है जी। तो ये बेसिकली डील करता है कि एनबीएफसीज की सुपरविजन एंड रेगुलेशन कौन देखेगा। एनबीएफसी की सुपरविजन एंड रेगुलेशन का जो काम है ये उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1 फेब 1964, बट द अमेंडमेंट रिलेटेड टू इट, वेरी प्रोमिनेंट वन, वाज ब्रॉट इन 1997। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज? अब ये बहुत सीधा सा डायरेक्ट आंसर है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, डी इज द, सॉरी, आरबीआई, अर्लियर इट वाज एनएचबी,
अर्लियर इट वाज एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, बट लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड टू आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई ए इसका आंसर हो जाएगा। लोन कंपनी इज एन a loan company is an NBFC as per which type of classification। तो अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की। ये 3 तरीके की हो सकती है, लाइबिलिटी के बेसिस पर, वो क्या काम करती है उसके बेसिस पर, और साइज क्या है पेड अप कैपिटल का उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर जो लोन कंपनी है वो बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करती है, सबसे जो उसका प्रोमिनेंट काम है वो लोन प्रोवाइड करने का है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये बी से रिलेट कर हो जाएगा, है ना। मोर ओवर ये पिछले क्वेश्चन में 2019 वाज द ईयर जब इसको कन्वर्ट किया गया। पहले एनएचबी देखती थी इसकी रेगुलेशन, बाद में आरबीआई को दे दी गई, सो दिस वाज इन द ईयर 2019। What is the maximum period for which NBFC deposit can accept deposit? देखो NBFCs generally cannot accept deposits, लेकिन इनका एक टाइप है which is allowed to। ठीक है, ऑल्दो आरबीआई अभी भी ये फोर्स करती हैं, ये प्रमोट करती हैं कि जितने नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी हैं उनको प्रमोट करो, क्योंकि डिपॉजिट वाले में उनको रेगुलेशन ज़्यादा खतरनाक करनी पड़ती है, उनको रूल स्ट्रिक्ट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, सेव्ड है। बट एनबीएफसी डिपॉजिट के केस में जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 60 मंथ्स, दैट यू हैव टू रिमेंबर। Which of the following can be considered as part of owned funds for NBFC? तो owned funds में क्या क्या आ जाता है? इक्विटी शेयर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो तो एग्जैक्टली ओन्ड फंड्स हैं। कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कन्वर्ट करे जा सकते हैं, यस वो भी आते हैं। बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, एक शेयर है 100 रुपए का लेकिन वो इशू हो रहा है 120 में, 20 रुपए इज वॉट प्रीमियम। ठीक है, तो फेस वैल्यू के ऊपर जो प्रीमियम है वो एक अकाउंट में है और उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है, तो यस वो भी आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इक्विटी का ही पैसा है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेट ओन्ड फंड्स ऑफ एनबीएफसीज। ठीक है, द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज, तो पहली इंश्योरेंस कंपनी, इसका सिर्फ सिंपली आप नाम याद रखोगे, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगेन फर्स्ट बात आ गई है ना, फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट डीएफआई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इसका करेक्ट आंसर विल बी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 1818 in Calcutta. What is the extent up to which FDI is presently permitted in the insurance sector? तो इसका अभी तक जो है it was 74%, but it has been increased to 100% in 2025। 2025 में काफ़ी सारी amendments आई हैं, तो उसके हिसाब से it has been increased to 100%। मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स अगर पैसा लगाना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में तो 100% उनको अलाउड है ये चीज़। एक प्रो टिप यहाँ पर मैं देना चाहूंगी, सिंस एफडीआई की बात आई है, एफडीआई जो है डिटेल में ए में मॉड्यूल ए का पार्ट है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि एफडीआई की लिमिट्स और परसेंटेजेस आप अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, लिमिट्स एंड परसेंटेजेस एंड रूट्स, परसेंटेज ऑफ एफडीआई एंड रूट्स एंड लिमिट्स। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में कितनी लिमिट है, किस रूट से कितने परसेंटेज तक, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड टू जीडीपी, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है पर जीडीपी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, ए। द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन, कि कितना इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव हो रहा है पर पॉपुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। तो ये दो डेफिनेशन है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी, ये डेफिनेशंस एज इट इज आपको याद करनी है। What is the minimum capital that is required to establish a life insurance company? तो एक life insurance company अगर हमें establish करनी है तो हमें कितना minimum capital चाहिए, हमें 100 करोड़ का minimum capital चाहिए। C is the correct answer. In which year was RBI nationalized? तो ये repetitive हो गया, इसे हम already discuss कर चुके हैं, 1949। C. How many times at the minimum does the monetary policy committee meet a year? ठीक है, तो ये अगेन एक repetitive question है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। It is 6 times. It meets
6 टाइम्स अ ईयर, जिसमें से कि हर क्वार्टर में एक बार होना चाहिए। क्यों मिलती है? ताकि मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, ताकि पैसे की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सही पेस पर चलती रहे। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू सीआरआर फंड्स? तो सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। होता क्या है कैश रिजर्व रेशो? आप मान लो एसबीआई में हो, आपने एसबीआई में जो भी आपकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं उनका कुछ परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई को भेजा, और आप ये रोज करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि ये कंपलसरी है अंडर द सीआरआर नॉर्म्स। कैश रिजर्व रेशो, कुछ अमाउंट ऑफ कैश अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का हर बैंक को आरबीआई के पास भेजना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सीआरआर का रेट नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। तो सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट पेबल होता ही नहीं है। क्या एसएलआर पे होता है? यस, एसएलआर में होता है, क्योंकि एसएलआर के कंपोनेंट्स होते हैं कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इस कंपोनेंट के ऊपर उनको इंटरेस्ट बैंक्स को अर्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन सीआरआर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। सो नो इंटरेस्ट इज पेबल। हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स आर देयर ऑन द सेबी बोर्ड? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, फोर। फोर मेंबर्स हैं फुल टाइम। पहले 3 होते थे, अब 4 है। अंडर द recommendations of which committee IRDA was established? अगेन ये एक जो डीएफआई बना था हमारा फॉर सपोर्टिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए। तो ये किस कमिटी के बेसिस पर बना था या किस कमिटी के recommendations के ऊपर बना था? तो ये मल्होत्रा कमिटी के recommendations पे बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो पानी कहाँ से आएगा, कैसे उसकी पाइपलाइन होगी, कैसे उसके नेटवर्क्स होंगे, और ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी क्या होगी, वाटर वेज, कैनाल वेज, ये तो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन टेक्सटाइल मिल जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ए आंसर है इसका, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। क्या क्या हो जाता है? वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। और क्या हो जाता है आपका? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग? तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ये कहानी कि बहुत लार्ज अमाउंट्स में इनको पैसा चाहिए होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत लंबी लंबी इनके मेच्योरिटी पीरियड होते हैं, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है और बहुत लो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नबफिड जो कि आपका रीसेंट डीएफआई है, जो कि 2021 में इस्टेब्लिश हुआ टू केटर टू योर इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स, स्पेशली जो पाइपलाइन, नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो बन रहा है ना, जिसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए जा रहे हैं। तो उसके लिए नैबफिड बना, और नैबफिड का खुद का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? सो इट इज 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़। व्हाट इज द परसेंटेज, what is the percentage of cash settlement proposed to be made by NARCL? NARCL जो कि NPAs को डिसॉल्व करने के लिए बना है, ठीक है, उसकी परसेंटेज कितनी है जो उसने प्रपोज करी कैश सेटलमेंट में? ठीक है, कि एनपीएस को वो खरीद लेगा बैंक से ताकि बैंक्स के ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो सके, लेटर इट विल सेल इट टू फर्दर उसका जो ड्यूल एक मॉडल है उसमें। तो इसका जो प्रपोज्ड वो है दैट इज 15th, राइट। सो 15% is the percentage of cash settlement here. Smart lending for aspiring India is one of the themes in which edition of ease। ठीक है, तो ईज रिफॉर्म्स जो हैं, ईज रिफॉर्म्स ये बैंकिंग सिस्टम में हम लेकर आए थे। क्यों? ताकि कस्टमर ओरिएंटेड बन सके बैंकिंग इंडस्ट्री, और आईटी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो सके। आईटी एडवांसमेंट एंड कस्टमर प्रोएक्टिव बनने के लिए हम ईज रिफॉर्म्स लेकर आए। ये अलग अलग लेवल्स पर लेकर आए, ईज 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इसमें पूछ रहे कि स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, हर एक के अलग अलग फीचर्स हैं, तो इसमें से स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया कौन से वाले ईज रिफॉर्म का फीचर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ईज 3.0 इज द आंसर हेयर। तो इसके साथ ही हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है।
Now, if you want to enroll for any courses, you're looking for any courses, you can check out edutab.in. इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा जिसमें लाइव क्लास की मदद से हम सब कुछ कवर करेंगे एंड 15 दिन में एक कंपोनेंट हम टारगेट करेंगे 15 क्लासेस के थ्रू और टोटल इसमें 60 क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग एंड इवनिंग मिला के, राइट। सो 60 क्लासेस की मदद से लाइव क्लासेस हम सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपको इसमें फीचर्स देखने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिलेगा। ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको शेड्यूल देखना है या और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो डिस्काउंट अवेल करने के लिए, और ये सेम चीज़ यहाँ पर बाकी सभी कोर्सेज में आप कर सकते हो। मास्टर कोर्स अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए और आपको चाहिए कि आप अपनी कन्वीनियंस पे देखो, तो 10 से 20 मिनट की छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी ये बनाई गई हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मास्टर कोर्स में मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ओवर एंड अबव द रिकॉर्डेड सेशंस, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे और ये बाकी सारा कुछ मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स के लिए अगेन ब्रोशर देखो। एंड इंडिविजुअल अगर आपको किसी कंपोनेंट की तैयारी करनी है कि सिर्फ IEIFS पढ़ना है या AFM पढ़ना है, तो उसके लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि आज का क्लास जो है इन्फॉर्मेटिव रही आपके लिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।